जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, और ये है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 2024। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 2024 में है, और वाई इट इज़ इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है देखा जाए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया announced its fourth bi-monthly monetary policy for financial year 25 on October 9, 2024। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि यहाँ पर बाई मंथली का मतलब होता है आपका कि जो 2 महीने में एक बार होता है, और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अनाउंसमेंट है ये चौथी बार है जो हर 2-2 महीने पे हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY25, जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए हो रहा है, ये चौथी बार हो रहा है। एंड द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइडेड टू मेंटेन द रेपो रेट एट 6.5%। रेपो रेट जो है उसको 6.5% पे मेंटेन करने के लिए कहा गया है। जो रेपो रेट देखा जाए, रेपो रेट जो है 2 वर्ड का बना हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक भी 2 वर्ड से बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो जब कमर्शियल बैंक RBI से जिस रेट पे पैसा ले, उसे जिस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पैसा ले उसको शॉर्ट टर्म के लिए ले, तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। जब कमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम द RBI, एंड लोन कहने का मतलब है कि मनी ले रहा है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो उसको जो डिसाइड किया है कि इसको 6.5% पे मेंटेन करके रखा जाए। मार्किंग द 10th कंसेक्यूटिव टाइम दिस रेट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज। 10वीं बार देखा गया कि इसको अनचेंज रखा गया है, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेजोरिटी ऑफ 5 आउट ऑफ 6 MPC कहने का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स, द 5 आउट ऑफ 6 मेंबर्स सपोर्टेड दिस डिसीजन। और इस डिसीजन को 6 में से 5 ने सपोर्ट किया। इसका मतलब है कि ये डिसीजन इज करेक्ट। करेंट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिचुएशन, आज के डेट में डोमेस्टिक लेवल पे, भारतीय स्तर पे, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर क्या सिचुएशन है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ इज रोबस्ट एंड द ग्लोबल इकोनॉमिक इज रिकवरिंग सिंस द लास्ट MPC मीटिंग। अब यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो भारत का बहुत आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, एंड ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए तो ये अभी रिकवर कर रहा है। जब से जब लास्ट मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उस समय से अब ये रिकवरिंग की ओर जो इंटरनेशनल इकोनॉमी चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी। हाउएवर challenges persist due to geopolitical tension and instability in the financial markets। और फिर भी देखा जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल कहने का मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और जियो का मतलब है जोग्राफिकली। तो कुछ जोग्राफिकल फीचर की वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आज के डेट में टेंशन है। और वो आप एक देख सकते हैं कि वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कहें या साउथ वेस्ट एशिया में, आप इज़राइल के साथ बगल में गाजा, फिर लेबनान, फिर ईरान, जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड अफेक्ट हो रहा है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स जोग्राफिकल फीचर पे हो रही है, वहाँ पर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है। इंस्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट का देखा जाए तो जहाँ पर भी खरीदने की चीज़ें हों, बेचने की चीज़ें हों, और चाहे स्टॉक एक्सचेंज पे हो, जहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड्स हों, शेयर हों, जो चीज़ें इक्विटी हों, जो खरीद बेचने की बात कर रही हैं, वो हर जगह पे थोड़ी देखी जा रही है। जहाँ पर भी खरीद वगैरह हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट इसे कहते हैं, वहाँ पे अभी थोड़ी इंस्टेबिलिटी है। एंड एलिवेटेड पब्लिक डेट लेवल्स। तो आज के डेट में पॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, चाहे वो US यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में हो, चाहे वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रहा है, और साथ में जो हमारी इंस्टेबिलिटी है फाइनेंशियल मार्केट के, इसके वजह से गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ गया है, इनकमिंग कम हो गया है। तो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है और उसके रेवेन्यू कम हो जाता है, तो वो पब्लिक डेट होता है, और पब्लिक से गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड पेपर से
गवर्नमेंट उठाती है पब्लिक से पैसा और फिर वो खर्च करती है। तो खर्च अभी जो ज़्यादा बढ़ गया है और भारत का जो रेवेन्यू टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो रिलेटिवली कम हो रहा है, तो पब्लिक डेट बढ़ा हुआ है। और मैं कहूँ ऑन ए पॉजिटिव नोट देयर आर इंडिकेशन ऑफ रिकवरी इन वर्ल्ड ट्रेड। और एक बात कहा जा रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो कहा है कि अभी जो वर्ल्ड ट्रेड है रिकवरी इसकी बहुत तेज़ी से हो रही है, पॉजिटिव इसका नोट दिखाया जा रहा है। की हाइलाइट्स ऑफ द एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो 2024 में मीटिंग हुई उसका क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है। द रेपो रेट रिमेन्स एट 6.5% विच इज़ द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो लोन लेता है ड्यूरिंग द कैश शॉर्टेज, मतलब उसके पास कमर्शियल बैंक के पास कैश शॉर्टेज हो जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए लेता है। The standing deposit facility is set at 6.25%, allowing banks to park excess liquidity without needing to provide collateral. तो बिना collateral के ही जो आरबीआई है यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है और मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो उस लिक्विडिटी को दूर करने के लिए ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक से वो क्या है मनी डिपॉजिट करा देती है एट ए रेट ऑफ 6.25% जो करेंटली चल रहा है। और यहाँ पे आरबीआई उस पैसे के लिए उसको बैंक को जो कमर्शियल बैंक को 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। और ये आप सिंगल डे के लिए भी कर सकते हैं, सिंगल डे के लिए भी कर सकता है और कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, फॉर सम डेज आल्सो। तो ये स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। एंड ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है भारत में ये 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट इज 6.75% यूज्ड बाय बैंक्स इन द इमरजेंसी व्हेन द इंटरबैंक लिक्विडिटी इज टाइट। ये जो कहा जाता है एक टर्म होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये भी लिक्विड को एडजस्ट किया जाता है सिर्फ कमर्शियल बैंक के साथ थ्रू द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट के साथ। रिवर्स रेपो रेट में आपको पता है कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है फॉर शॉर्ट टर्म, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पैसे ले लेता है कमर्शियल बैंक से, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ले लेता है, तो ये LAF कहा जाता है। लेकिन एक होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें जो है जो कमर्शियल बैंक है, जो कमर्शियल बैंक क्या करेगा आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए अपनी लिक्विडिटी के शॉर्टेज को दूर करने के लिए पैसे लेगा, शॉर्ट टर्म के लिए दूर करने के लिए, और साथ साथ में ये भी करेगा कि हमारी थोड़ी SLR को कम कर दो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो उसके पास लिक्विडिटी जितने परसेंट में रहना चाहिए उसको थोड़ा कम कर दो तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर लूँगा, तो इसको डिप करने के लिए बोलेगा और साथ में आरबीआई से पैसे लेगा। ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो ओवरनाइट भी हो सकता है और इट कैन बी फॉर फ्यू डेज आल्सो। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये जब कमर्शियल बैंक पैसा लेगा आपको अपने लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए, और एक तो लिक्विडिटी के लिए एडजस्ट करने के लिए जो होगा वो तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि कमर्शियल बैंक को कभी कभी लिक्विडिटी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है बहुत शॉर्टेज होने पे, तो ये बोलेगा कि SLR को थोड़ा कम कर लो, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की जो कि बैंक के पास कुछ ऐसे एक मनी है कुछ परसेंटेज में वो फिक्स रखना होता है लिक्विडिटी, उसको कम कर लेंगे तो उसको यूज़ कर सकता है। तो ये आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है जो इमरजेंसी के समय में कमर्शियल बैंक यूज़ करते हैं अपने टाइट सिचुएशन पे। और द बैंक रेट इज़ ऑल्सो 6.75% विच इज़ द रेट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे जो बैंक रेट कहा जा रहा है और जो रेपो रेट है लगभग दोनों एक ही होता है कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक टेक लोन्स फ्रॉम द आरबीआई, लेकिन रेपो रेट में क्या होता है कि इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। बैंक रेट जो लिया जाता है, बैंक रेट जो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से पैसे लेगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो बैंक रेट और रेपो रेट में यही डिफरेंस है कि रेपो रेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक रेट ज़्यादा के लिए, और उसके लिए बैंक रेट जो आरबीआई ने रख रखा है वो 6.75% विच इज़ रेट चार्ज बाय द आरबीआई फॉर लेंडिंग कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक को
लोन देने के लिए। द कमिटी जो आपका एमपीसी है, जो क्या कहेंगे आप इसको, जो एमपीसी का मतलब कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एंड established under section 45 ZB of the amended RBI Act 1934। ये जो इस्टेब्लिश हुआ है कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये 45 ZB सेक्शन के द्वारा जो RBI अमेंडेड एक्ट 1934 है। द एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, और ये 6 मेंबर्स के होते हैं इसमें। द मेंबर्स इंक्लूड द आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर रहेंगे, एंड द डेप्यूटी गवर्नर डिप्टी गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाया जाएगा वो इट इज़ बाय द डिप्टी गवर्नर। अ बैंक ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, और सेंट्रल बोर्ड के द्वारा एक बैंक ऑफिसर जो है, जो नॉमिनेटेड बैंक ऑफिसर होगा, एंड 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 मेंबर्स अपॉइंटेड इसमें रहेंगे। तो एक तो आपको गवर्नर हो गया, दूसरा डिप्टी गवर्नर हो गया, और एक बैंक ऑफिसर जो सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, उनका जो सेंट्रल बोर्ड है उसके द्वारा अपॉइंटेड होगा, और 3 जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सेटिंग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स। द एमपीसी's मेन रोल इज टू डिसाइड ऑन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स लाइक द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एंड डिफरेंट अदर, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखा आपने, एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वगैरह जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? स्टेटिंग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बाय दिस एमपीसी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, द गवर्नमेंट हैज़ सेट एन इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% विद अ परमिसिबल वेरिएशन ऑफ +2% तो गवर्नमेंट हैज़ सेट एन इन्फ्लेशन बना कर रखते हैं मार्केट में, और उसका टारगेट होता है कि 4% रहे उससे, और 4% से 2% नीचे जा सकता है, 2% ऊपर तक जा सकता है। करेंटली शायद समथिंग भारत की जो इन्फ्लेशन है अभी 5% समथिंग है। इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, यदि इकोनॉमिक एनालिसिस की बात की जाए और उसकी फोरकास्टिंग है तो वो भी कौन करता है? यस, एमपीसी। द कमिटी conducts in-depth analysis of economic indicators such as inflation, GDP growth and employment। तो ये जो एमपीसी एक जो एनालिसिस करता है और बताता भी आगे के फोरकास्ट के लिए किसको लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, भारत के जीडीपी के ग्रोथ को लेकर, एंड एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा उसको लेकर, एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को भी लेकर। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो द एमपीसी convenes at least 4 times a year to assess and adjust monetary policy। कम से कम क्या है, 4 बार एक साल में एमपीसी जो है वो मीटिंग बुलाए और बैठे एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 बार, और अभी तक 4 बार हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में। हर 2 महीने पे एक बार होता है, बाई मंथली हो जाता है यहाँ पर, तो हर 2 महीने में। current domestic and global situation against which the MPC meeting was held। तो आज के डेट में जो डोमेस्टिक है और ग्लोबल सिचुएशन है, उस जो करंट सिचुएशन में अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट जो है ये मीटिंग जो एमपीसी की हुई है, इसके अंतर्गत देखें, डोमेस्टिक ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग एंड द ग्लोबल इकोनॉमी इज रेजिलियंट सिंस द लास्ट एमपीसी मीटिंग। ये हम बता चुके हैं पहले कि हमारा जो डोमेस्टिक ग्रोथ है स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी है अभी रिकवरी पे है, थोड़ा डाउन है, रेजिलिएंट है लेकिन फ्लेक्सिबल है। रिस्क फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट इनस्टेबिलिटी रिमेन, बट देयर आर साइंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड रिकवरी। ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो इंस्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम है उसकी जो इंस्टेबिलिटी की वजह से, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अभी जो है ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी अफेक्टेड है, लेकिन ये भी दिख रहा है, ऐसा साइन भी है कि वर्ल्ड ट्रेड अभी रिकवरी पर है। पॉलिसी स्टांस चेंज्ड, एमपीसी का जो स्टांस है चेंज है। द आरबीआई शिफ्टेड इट्स पॉलिसी स्टांस फ्रॉम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू न्यूट्रल। ये जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का कहने का मतलब है कि आरबीआई क्या करती है, जब थोड़ी सी क्राइसिस का समय होता है, हाई इन्फ्लेशन का समय होता है, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई को
रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। तो अभी आरबीआई की जो पॉलिसी है, अभी जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी चल रही है, तो उसमें वो न्यूट्रल है, मार्केट में रिड्यूस नहीं कर रहा है, ले भी रहा है और मार्केट में पैसा भी लिक्विडिटी डाल रहा है। तो इसका मतलब है जो आपने अभी देखा था 6.5% और जो और 6.75% जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी वगैरह सब था, तो ये बना कर रखा हुआ है इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की जो स्टांस था कि हम मार्केट में जो लिक्विडिटी का फ्लो कम करेंगे, आरबीआई वो बनाए हुए रखा हुआ अच्छे से, और कमर्शियल बैंक से भी लिक्विडिटी ले रहा है। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेकिंग रेट कट्स अनलाइकली। ये समझा चुका हूँ मैं। न्यूट्रल स्टांस इंडिकेट्स द आरबीआईज विलिंगनेस टू एडजस्ट रेट्स बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डाटा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डाटा इन्फ्लेशन के अनुसार से रेपो रेट बढ़ाना है, रेपो रेट कम करना है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना है, घटाना है, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है उसके साथ को कितना रखना है, या आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी रखनी है, जो आपको समझा चुका हूँ। वो सबको बैलेंस करके चल रही है कि नहीं, मुझे ये भी देना भी है, इन्फ्लेशन को बनाए रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ डाटा के बेसिस पर, यस और नॉट। जबकि आपको समझा चुका हूँ कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, और लिक्विड एडजस्टिंग फैसिलिटी क्या होता है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इसको जाकर पीछे वीडियो को दोबारा आप देखकर कर सकते हैं यदि दिक्कत हो तो। जीडीपी प्रोजेक्शन क्या है? India's real GDP grew by 6.7% in the first quarter of financial year 25, 2024 से 25 में अभी जो 6.7% का GDP ग्रू हुआ है। The RBI maintain its GDP growth projection at 7.2% for the fiscal year। फिजिकल ईयर के लिए भारत ने लगभग 7.2% ये बना के रखा है। इन्फ्लेशन का क्या प्रोजेक्शन है? जीडीपी का तो प्रोजेक्शन देख रखा कि फर्स्ट क्वार्टर में 6.5% से बढ़ा, और भारत 7.2% का प्रोजेक्शन बना रखा है इस पूरे फिजिकल ईयर में। और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन के बारे में जानें। द एमपीसी प्रोजेक्ट्स इन्फ्लेशन एट 5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, कंसिस्टेंट विद प्रीवियस फोरकास्ट। जो पहले की बातें थी उसके अनुसार से ही 5% के आसपास है, थोड़ा सा 5% से बढ़ा भी है। तो आजकल के डेट में जो थोड़ा सा आपको वेजिटेबल मार्केट में आप जो दिखता है, जो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से है, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन आप तो देख ही रहे हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंट टू 3.6% इन द जुलाई एंड 3.7% इन द अगस्त फ्रॉम 5.1% इन द जून। तो ये देखा जाए तो इसको 5% के आसपास ही बना कर रखें। जुलाई में 3.6% था, जो कि काफ़ी कम हो गया था अगस्त में, और अगस्त में 3.7%, और जून में 5.1% बढ़ा हुआ था। हाउएवर सितंबर इन्फ्लेशन में राइज ड्यू टू द बेस इफेक्ट्स। ये जो बेस इफेक्ट कहा जाएगा वो आपको प्रीवियस ईयर्स का जो है उसका इम्पैक्ट होना, प्रीवियस ईयर्स को बेस ईयर को देखकर, उसको यदि बेस ईयर देखा जाए तो उसके अनुसार से थोड़ा अफेक्ट होगा, और उसके वजह से प्रीवियस ईयर्स का आप सितंबर में देखे और इसके वजह से, एंड साथ में हायर फूड प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी है सितंबर मंथ में। ऑल्दो फूड इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। मतलब कहा जाए तो फोर्थ क्वार्टर में ये थोड़ा फूड इन्फ्लेशन डाउन होगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास का जो मंथ होगा फोर्थ क्वार्टर में, वहाँ पर कम होगा। वो एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन बाय द एमपीसी है। द कोर इन्फ्लेशन इज एंटिसिपेटेड टू रिमेन स्टेबल, इन्फ्लुएंसिंग द आरबीआईज न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस। और जिस प्रकार से आरबीआई अभी न्यूट्रल लेवल पे चल रही है, उसके अनुसार से जो इन्फ्लेशन है वो रिमेन स्टेबल रहेगा। रिस्क सच एज एडवर्स वेदर, geopolitical issues and rising cost of food and metals could elevate inflation in the near future। हो सकता है जिस प्रकार का आज के डेट में यदि बाई चांस वेदर जो है एडवर्स हो जाए, इस बार भारत में वैसे भी वेदर फ्लड बहुत सिचुएशन जगह पे बना था, लेकिन फिर भी अच्छा रेनफॉल हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उसके वजह से हमारे यहाँ ट्रेड में दिक्कतें आ जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आ रहा है, जो कि रेड सी से होके हुए जो गल्फ़ की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, इस कारण से ट्रेड में दिक्कत आया हुआ है। और वो ट्रेड हम लोग साउथ अफ्रीका
जो जो देखा जाए एक्चुअली में जो ट्रेड होता है भारत का, यहाँ से भारत जा रहा है और इस जगह से ट्रेड करने के लिए जा रहा है, तो ये यूरोपियन कंट्री में, यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री यहाँ पे ट्रेड ऐसे कर सकता है, अफ्रीकन कंट्री के इस रीजन में ऐसे कर सकता है, लेकिन अब ट्रेड जाने के लिए इसे बाहर से, यहाँ से केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका के साउथ से जाना पड़ रहा है। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगभग 20% बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू द लास्ट, तो उसकी वजह से, और जहाँ पे भी जो प्रोडक्ट का डिमांड है इस टेंशन की वजह से भी कम हो गया है, मिड जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा इन्फ्लेशन में नियर फ्यूचर में बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क रिजर्व इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस, द आरबीआई प्लान्स टू एस्टैब्लिश द RBCRIS to improve the access to climate related data। आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया है कि जो आरबी क्रिस होगा वो उसको इम्प्रूव किया जाए कि जिससे क्लाइमेट रिलेटेड डाटा को एक्सेस कर सके, और उस क्लाइमेट की वजह से क्या फूड प्राइसेस और किस में कमी आएंगी, ज़्यादा होगा, क्या होगा, तो इन्फ्लेशन को डिटरमाइन किया जा सके और अपनी इकोनॉमी को कैसे आगे में अफेक्ट होगा उससे रिलेटेड और अच्छा डाटा मिले। दिस सिस्टम विल इंक्लूड अ पब्लिक वेब बेस्ड डायरेक्टरी of data sources and data portal with standardized data sets for regulated entities। और सिस्टम जो ये आरबी क्रिस सिस्टम जो है पब्लिक वेब बेस्ड डायरेक्टरी, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कई ऐसे जगह वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बेस्ड डायरेक्टरीज डिफरेंट बिजनेसेस का और बहुत सारे चीज़ों का डाटा रखता है, वैसे डाटा सोर्स को यूज़ करना, और कुछ डाटा पोर्टल का यूज़ करना जहाँ पे स्टैंडर्ड डाटा सेट्स होते हैं, इससे भी जानकारी आप जो है आरबीआई निकालेगी और अपने चाहे जीडीपी का हो चाहे इन्फ्लेशन हो उसके बारे में क्या प्रोजेक्शन होगा और क्या एक्शन लेना चाहिए इकोनॉमी के फेवर में। एनहांसमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वैलेट लिमिट्स फॉर यूपीआई। यहाँ पर यदि आप यूपीआई को आप जानते हैं, यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका मतलब है कि आपका पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में एक आपका ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप अपना क्या कर सकते हैं, डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, मतलब डिजिटल पेमेंट होता है। तो उसके लिए यूनिफाइड आपका पेमेंट इंटरफेस है, ये यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है स्मार्टफोन के द्वारा, उसके ट्रांजैक्शन के बारे में, उसकी लिमिट्स क्या होंगे उसके बारे में है। द यूपीआई लाइट वैलेट लिमिट इंक्रीज्ड, द लिमिट फॉर यूपीआई लाइट वैलेट्स हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 2000 to 5000। तो यूपीआई लाइट आप अपना देखेंगे, जो पेटीएम लाइट और ये सब डाला गया है, ये जो है यूपीआई लाइट एक प्रकार का इस ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें कि आपको छोटे वैल्यू के जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जिसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके लिए बिना यूपीआई पिन का आप कर सके, विदाउट एनी यूपीआई पिन। यूपीआई लाइट है कि इसमें आपके पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पेमेंट कर दें। तो ये 2000 से रेस करके 5000 कर दिया गया है, एंड पर ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो डाला गया है फ्रॉम 500 to 1000, और एक ट्रांजैक्शन में आप 500 से 1000 रुपये तक का आप कर सकते हैं। तो इसको यूपीआई लाइट कहा गया है, वैलेट लिमिट, जिसको 1000 से 5000 इंक्रीज, 2000 से 5000 इंक्रीज कर दिया गया है, और पर ट्रांजैक्शन 500 to 1000 रुपीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन लिमिट इन्हांस्ड। यूपीआई 123 कई लोग नहीं जानते होंगे कि यूपीआई 123 में जो ट्रांजैक्शन होता है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के लिए, यदि आपका कनेक्शन नहीं है तो आपको अपना एक यूपीआई 123 का आपको एक अपना पिन बनाना होगा, जिसमें 4 to 6 नंबर का पिन यूपीआई आपको आईडी तैयार करनी होगी, और साथ में आपको अपने फ़ोन से जो कनेक्टेड बैंक होंगे उस कनेक्टेड फ़ोन को आईवीआर कॉल करना होगा। आईवीआर मतलब कॉलिंग से बात करके, या आपको मिस्ड कॉल देकर आपको फिर जो ट्रांजैक्शन जहां कर रहे हैं वहां पर वो पिन डालकर उस ट्रांजैक्शन के साथ करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है द पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई 123 पे हैज़ इंक्रीज्ड टू 10,000। 10,000 के आगे कुछ और नंबर भी बढ़ सकता है, फ्रॉम 10,000 to 10,000 फ्रॉम
5000 के आगे भी कोई नंबर हो सकता है। नाउ एक्सेसिबल इन 12 लैंग्वेजेस, ये 12 लैंग्वेजेस में भी एक्सेसिबल है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि इसमें आप जब पेमेंट करने की बात करते हैं इसे UPI 123 के द्वारा, तो आपको अपने IVR के द्वारा कॉल करना होगा। वो IVR एक नंबर होगा, पहले से ही एक IVR नंबर होगा जिस पे आप कॉल करेंगे, या उस IVR नंबर पर आप मिस्ड कॉल देंगे, और उसके बाद अपना जो आपका जो रजिस्टर्ड UPI पिन है उसके साथ आप अमाउंट एंटर करेंगे, अमाउंट करेंगे और UPI पिन डालेंगे अपना, तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी, बेनिफिशियरी अकाउंट नेम एंड लुकअप फैसिलिटी, अंडर दिस यदि देखा जाए तो अ न्यू फीचर फॉर RTGS एंड NEFT ट्रांजेक्शन अलाउज यूजर्स टू कंफर्म बेनिफिशियरी नेम्स बाय एंटरिंग अकाउंट नंबर्स एंड IFSC कोड। तो यहाँ पर बता रहे कि पहले तो RTGS समझ लें। RTGS जो है आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करता है, जो कि उसी समय आप डायरेक्टली एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा। ये होता है आपको रियल टाइम RTGS, और इसकी लिमिट क्या होती है, आपको 2 लाख की होती है। और NEFT होता है आपको रियल टाइम में नहीं होता है, लेकिन इट टेक्स अप टू 12 आवर्स, और इसका कोई लिमिट नहीं होता है। देयर इज़ नो लिमिट कि कितना अमाउंट करना है, एनी अनलिमिटेड अमाउंट यू कैन ट्रांसफ़र। और यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू फीचर फॉर RTGS एंड NEFT ट्रांजेक्शन के लिए अलाउ करता है किसी भी यूज़र को कि कंफर्म करें, बेनिफिशियरी का नाम ही केवल करें। और कैसे कंफर्म करेंगे, जब उसका अकाउंट नंबर आप डाल देंगे और IFSC कोड काट देंगे तो उसका नाम आ जाएगा, और डायरेक्टली आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने बेनिफिशियरी नेम में और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब केवल अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले करी जाती थी तो वो सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। Foreclosure charges on MSE loans removed. The RBI has prohibited foreclosure charges and prepayment penalties on loans to micro and small enterprises to ensure that transparency एंड कस्टमर फ्रेंडली लेंडिंग प्रैक्टिसेस हो सके। तो MSE सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, नॉट फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME जिसमें कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, जिनका माइक्रो का मतलब होता है MSME, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका टर्नओवर कितना है माइक्रो में। तो इन्वेस्टमेंट आप 1 करोड़ तक कर रहे हैं, टर्नओवर 5 करोड़ तक को, तो इसको आपका क्या रहेगा, टर्नओवर मतलब आप बिजनेस जो 1 साल फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं वो 5 करोड़ का, तो उसको माइक्रो कहा जाता है। स्मॉल उनको कहा जाता है, स्मॉल इंटरप्राइजेज उनको कहा जाता है जिनका इन्वेस्टमेंट जो है और टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ का, 10 CR का, और टर्नओवर 50 CR का होगा, तो उसको 50 CR का टर्नओवर, तो उसको आपको स्मॉल कहेंगे। मीडियम इंटरप्राइजेस उसको कहा जाता है जिसका इन्वेस्टमेंट जो है आपका 50 करोड़ का, और टर्नओवर जो है 250 करोड़ के आसपास का हो, मतलब 1 ईयर का बिजनेस, तो उसको मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के बारे में समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है कि किसके लिए जो है फोरक्लोजर चार्जेस, जैसे कि आप कोई लोन लिए हुए हैं और उस लोन को आप हर मंथ उसका जो EMI आप पे कर रहे हैं, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लिया हुआ है, लेकिन आप 5 साल के बाद ही आप बंद कर रहे हैं, तो बैंक लोग जो है आपके पैसे को जो है आपको 5 साल के पहले कर रहे हैं, तो उस पर भी कुछ इंटरेस्ट लेंगे, फोरक्लोजर चार्जेस, और भी इंटरेस्ट लेंगे। पहले आपका जो अमाउंट बचा हुआ वो तो पे करिएगा, उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए प्रोहिबिट कर दिया RBI ने कि ऐसे चीज़ों के लिए प्री पेमेंट और पेनाल्टीज, आपका जो प्री पेमेंट पेनाल्टीज है, जो आप कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आप 10 साल के पहले ही क्लोज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि प्री पेमेंट पेनाल्टीज आप क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि पहले ही कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या, बैंक क्या करती है, प्री पेमेंट, पहले पेमेंट देने के लिए पेनाल्टी लगा देती है, उसको फोरक्लोजर
को ख़त्म कर दिया है एमएसए के लिए, माइक्रो के लिए और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस समझ में आ चुका है। इससे कस्टमर फ्रेंडली बैंकिंग सिस्टम हो जाए, लेंडिंग प्रैक्टिसेस अच्छा हो, तो ये गवर्नमेंट कर रही है, एमपीसी में ये भी इंस्टांस लिया गया है।